देखिए, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? वर्किंग कैसे होती है प्रोसेसर की? प्रोसेसर के पार्ट्स क्या-क्या होते हैं? कंपोनेंट कौन-कौन से यूज़ होते हैं और प्रोसेसर का काम क्या होता है? प्रोसेसर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन क्यों बोला जाता है? तो सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। सीपीयू और प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों चीज़ें एक ही है या फिर दोनों अलग-अलग है? वो भी आज हम सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए। ये वाला तो पार्ट है तो मैंने ये बताया था ना उस दिन ये सीपीयू, तो मैंने उस दिन इसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल आपको बताई थी। आज हम इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए। ये सारी चीज़ें हमने सीख ली थी प्रीवियस क्लास में। आज हम सीखने वाले हैं हार्ड डिस्क, एसएसडी, रोम ये सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं प्रीवियस क्लास में। देखिए एक एक छोटा-सा टॉपिक इससे पहले एक और कवर कर लेते हैं, जो हमने स्किप किया था। देखिए, एक हो जब अब मैंने आपको रैम और रोम समझाए थे, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, ये दोनों चीज़ें आपको बताई थी मैंने रैम और रोम के बारे में। इसके अंदर एक चीज़ और भी होती है जिसको बोला जाता है वर्चुअल मेमोरी। अब ये वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? आपके फ़ोन में ज़्यादातर मिलती है आपको। वर्चुअल मेमोरी ज़्यादातर फ़ोन में मिलती है देखो। आपने ज़्यादातर ये तो मिलती है मैंने तो देखा हुआ है, इन्फिनिक्स के मोबाइल में तो आती ही आती है। इन्फिनिक्स का तो मोबाइल होता है उसके अंदर तो मैंने खुद देखी क्योंकि मैं इन्फिनिक्स का मोबाइल यूज़ करता हूँ। तो इन्फिनिक्स के मोबाइल में तो लगभग वर्चुअल मेमोरी आती ही आती है। मैंने तो अभी तक 2-3 मॉडल यूज़ किए सब में आती है। अब ये वर्चुअल मेमोरी होती क्या है देखो, वर्चुअल मेमोरी जो होती है अगर मैं अदर इंस्टीट्यूट की बात करूँ जहाँ पर आपको तो चीज़ सिखाई जाती है पहले मैं वही बताता हूँ फिर मैं अपने वाली बताता हूँ। तो पहले अदर इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं वो क्या सिखाते हैं तो वही आपको एक बार बता देता हूँ क्योंकि आप बोलोगे सर हमें तो डेफिनेशन रटनी है तो रट लीजिए। तो आपको समझा देता हूँ डेफिनेशन भी आपको दे दी गई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डू इट व्हेन यू रन आउट ऑफ द रैम ओपनिंग टू मेनी प्रोग्राम और फाइल्स। ये काम आती हैं कि ये जो वर्क करती हैं जब रैम जो होती है अपनी, जब रैम चल रही होती है, रैम के अंदर जब ज़्यादा मल्टीपल फाइल ओपन हो जाते हैं, हम कोई मल्टीपल प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। तो मैंने कल आपको जब रैम सिखाया था तो मैंने बताया था रैम का यूज़ क्या होता है? रैम का यूज़ होता है मल्टीटास्किंग करने के लिए। तो अगर आपकी रैम के अंदर आप मल्टीटास्किंग कर लेते हो और आपकी रैम की स्टोरेज कम है, आपने 2 जीबी रैम यूज़ की हुई है और आपने 4 जीबी का डाटा उसमें ओपन कर दिया। 4 जीबी का डाटा अगर आपने उसमें ओपन कर दिया, 2 जीबी रैम आपके कंप्यूटर में है, मोबाइल फ़ोन में है, कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके पास है, उसके अंदर 2 जीबी रैम है और आपने 4 जीबी रैम का उसके अंदर मल्टीटास्किंग कर दी, यानी कि ज़्यादातर टैब आपने ओपन कर दिया, यूट्यूब भी चला दिया, व्हाट्सएप भी चला दिया, फेसबुक भी चला दिया, डाउनलोडिंग पर भी लगा के छोड़ दिया, काफ़ी चीज़ें और भी कर दी उसके अंदर। तो फिर क्या होएगा? आपका कंप्यूटर हैंग करने लगेगा, क्यों? क्योंकि ओवरलोड हो गया है। क्या हो गया डाटा? ओवरलोड हो गया, रैम आपका लोड नहीं उठा पा रही। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो व्हेन रैम इज फुल द कंप्यूटर विल मूव डाटा फ्रॉम रैम दैट हैजंट बीन यूज्ड रिसेंटली टू टेम्पोररी एलोकेटेड रैम इन सेकेंडरी स्टोरेज। जब रैम फुल हो जाती है आपके कंप्यूटर में तो वो डाटा को मूव कर देती है किसमें, आपके कंप्यूटर के अंदर जो टेम्पोरेरी स्टोरेज होती है, जो रैम होती है वो डाटा को मूव कर देती है किसमें, सेकेंडरी स्टोरेज में। अब सर ये सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, तो आपको सिखाऊंगा मैं प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है। फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा सीख लो। सेकेंडरी स्टोरेज आपकी हार्ड डिस्क होती है, प्राइमरी स्टोरेज आपकी रैम होती है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क क्या होती है आपका, मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क होती है परमानेंट स्टोरेज होती है, उसका डाटा कभी भी इरेज नहीं होता। हार्ड डिस्क क्या होती है आपकी, परमानेंट स्टोरेज होती है। रैम जो होती है टेम्पोरेरी स्टोरेज होती है, मैंने आपको पहले डिटेल में करा चुका हूँ मैं एक क्लास में। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टोरेज आपकी हार्ड डिस्क होती है। तो इसका कहने का मतलब पता क्या है, ये कहना चाहता है, अगर सिंपल लैंग्वेज आपको बताऊं, जब जब आपकी रैम फुल हो जाती है, आपके रैम में डाटा ओवरलोड हो जाता है, तो आपकी हार्ड डिस्क में से कुछ स्पेस, आपकी हार्ड डिस्क में से कुछ जीबी स्पेस, 2 जीबी 4 जीबी डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर में कैपेबिलिटी कितनी है, आगे से कितनी दी गई है। जैसे मैं जब इन्फिनिक्स का मोबाइल परचेज करके लेके आया था, तो उसके अंदर 8 जीबी रैम थी, जब मैंने पहला मोबाइल परचेज किया था, और प्लस में उसमें 8 जीबी एक्सपेंडेबल थी। अब ये एक्सपेंडेबल रैम मोबाइल फ़ोन में होती क्या है? आपने नहीं देखा होगा, आप सेटिंग में जाके सर्च करके देखना आज, एक्सपेंडेबल में रैम होती क्या है? क्यों बोलते हैं इसको एक्सपेंडेबल रैम? आपके मोबाइल फ़ोन में 8 जीबी रैम है, कंपनी ने कह के दिया है। जो आप परचेज़ करते हो उस टाइम आपको दिखाई देती है कि 8 जीबी 816 में है, 8 256 में है, ऐसे आपको बोला जाता है। तो 8 जीबी रैम तो आपकी परमानेंट है, वो तो आपके मोबाइल फ़ोन में रैम है। प्लस 8 जीबी एक्सपेंडेबल लिखा होता है, उसको आपको सेटिंग में जाके ऑन करना पड़ता है। जब आप उसको ऑन करते हो तब जाकर वो रैम जो इसमें इंक्लूड होती है। तो ये 8 + 8 मिलकर कितनी हो जाती है, 16 जीबी रैम हो जाती है। सर हाउ इट इज़ पॉसिबल?
हमारे मोबाइल फोन में जब 8 GB की रैम है तो वो 16 GB कैसे बन सकती है? कैसे पॉसिबल है? तो उसको बोला जाता है वर्चुअल मेमोरी। क्या बोला जाता है? वर्चुअल मेमोरी। आपकी हार्ड डिस्क का कुछ स्पेस एज ए रैम ट्रीट करता है। क्या करता है? एज ए रैम ट्रीट करता है। उसका मतलब क्या होता है? आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। देखो, आपकी हार्ड डिस्क की स्टोरेज है 120 GB। 120 GB की आपने हार्ड डिस्क लगा रखी है। 8 GB की आपकी रैम है। ठीक है, 8 GB की रैम है, 120 GB की आपने हार्ड डिस्क लगा रखी है। और कभी कभार क्या होता है कि आप उस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए वर्चुअल मेमोरी मेमोरी वाले को, तो होगा क्या? ये +8 GB एक्सपेंडेबल हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होएगा? जब जब आप कोई भी मल्टीटास्किंग करोगे और आपकी 8 GB रैम ओवरलोड होने लगेगी, इसमें डाटा ज्यादा हो जाएगा, तो आपकी हार्ड डिस्क का एक बार साउंड चेक करना। एक बार साउंड तो नहीं कट गई? बीच में कॉल आ गई थी एक की, तो हो सकता है इंटरनेट कट गया हो। ठीक है, ओके ओके। देखो, तो होगा क्या? आपकी जो 8 GB रैम है वो तो ठीक है, जब ये ओवरलोड हो जाएगी, तब इसके अंदर डाटा ज्यादा हो जाएगा, तो आपकी हार्ड डिस्क में से 8 GB स्पेस जो आपकी हार्ड डिस्क का, उसको कंप्यूटर वर्चुअल मेमोरी में कन्वर्ट कर देगा। यार आपके रैम की तरह ट्रीट करेगी टेम्पोरेरी डाटा के तौर पे। वैसे तो हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज होती है, लेकिन ये 8 GB इसमें से निकल कर इसने इसको वर्चुअल मेमोरी बना दिया। और अब क्या होएगा? ये म्यूट कीजिए। कौन है? तो होगा क्या? आपकी जो ये 8 GB रैम वाली है, ये वर्चुअल मेमोरी की तरह ट्रीट करेगी, और यहाँ पर आपकी रैम 16 GB हो जाएगी, और आपका जो ओवरलोड सिस्टम था वो वर्क करने लगेगा स्मूथली। ठीक है, तो ये होती है आपकी वर्चुअल मेमोरी। इसको बोला जाता है वर्चुअल मेमोरी। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको एक्स्ट्रा रैम डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके कुछ, अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन में हो, आपको मल्टीटास्किंग करनी ही पड़ रही है, तो उस सिचुएशन में आपकी हेल्प कर सकता है ये। तो इसलिए आपको वर्चुअल मेमोरी का ऑप्शन ऑन कर लेना है, ताकि आपकी रैम एक्सपेंड हो जाए, 8 GB से 16 GB वो काम करने लग जाए। जैसे वो 16 GB काम करने लग जाएगी, आपका डाटा ओवरलोड नहीं होगा, 8 GB आपका वर्चुअल मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपकी रैम 16 GB की तरह ट्रीट करेगी। वैसे तो 8 GB है, लेकिन 8 GB उसने हार्ड डिस्क की ले ली, टोटल मिला के 16 GB होगी, उसको बोला जाता है वर्चुअल मेमोरी। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? कुछ पूछना है? बताइए जल्दी जल्दी। वर्चुअल मेमोरी में किसी को कुछ पूछना है? यहाँ पर देखो, एक चीज और दी गई है। क्या पूछ रहे हो? हार्ड डिस्क में? अब हम आगे चलते हैं। देखो, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, प्रोसेसर के ऊपर। अभी मैं इसको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखो, अब ये प्रोसेसर होता क्या है? देखो, सबसे पहले वही चीजें हैं हमारी। पहले घिसे पिटे जो चीजें होती हैं, जो इंस्टीट्यूट वाले करवाते हैं, एक बार वो भी हम रिपीट कर लेते हैं। तो आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। डेफिनेशन स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लो, कॉपी में करनी है तो कर लो, बाकी मैं तो कभी करवाता नहीं हूँ। फिर भी करनी है तो कर सकते हो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसको बोला जाता है, इसी को प्रोसेसर भी बोला जाता है। सीपीयू और प्रोसेसर एक ही चीज होती है, अलग अलग नहीं। ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। सीपीयू प्रोसेसर को ही बोला जाता है। जो आपका बॉक्स होता है ना, जो डब्बा होता है पूरा, उसको सीपीयू इसलिए बोला जाता है। कौन सा डब्बा बोल रहा हूँ पता है आपको? मैं आपको ये वाला डब्बा बोल रहा हूँ। देखो, ये वाला डब्बा, इनको सीपीयू बोला जाता है। ये सीपीयू है, ये सीपीयू है। इसको सीपीयू पता है इसलिए बोला जाता है, क्योंकि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो प्रोसेसर ही है, जिसको प्रोसेस कर रहा है। इसलिए इस पूरे डब्बे को ही सीपीयू बोल दिया जाता है। क्योंकि ये जितने भी पार्ट है ना, हार्ड डिस्क, रैम है, मदरबोर्ड, ये जितने भी चीजें लगी हुई है, सारी प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है? प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड है। तो इन सबको प्रोसेसर ऑपरेट कर रहा है, तो इसलिए पूरे डब्बे को ही हम क्या बोल देते हैं? सीपीयू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पूरे डब्बे को ही हम सीपीयू बोल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको सीपीयू बोला था। लेकिन असल मायने में तो रियल में जो सीपीयू होता है, वो होता है हमारा प्रोसेसर। इस प्रोसेसर को सीपीयू कहा जाता है। वो डब्बे को सीपीयू नहीं बोलते, वो तो वैसे बोल देते हैं हम नॉर्मली। देखिए, अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ इन चीजों को। देखो, सीपीयू देखो होता क्या? सीपीयू होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी है। आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन होता है? सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? आपका माइंड, आपका दिमाग। आपका दिमाग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब नीचे की बॉडी, आपके हाथ हैं, आपके पैर हैं, आपके हार्ट हैं, लंग्स हैं, काफी कुछ है।
तो आपने अगर थोड़ी बहुत भी बायोलॉजी पढ़ी होगी, तो इनको ऑपरेट कौन करता है? आपके हार्ट को धड़कना है, लीवर को सांस लेना है, आपके पैरों को चलना है। अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं लिख पा रहा हूँ। इन सब चीजों को कौन मैनेज कर रहा है? इनको कंट्रोल कौन करता है? इनको आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। तो अगर मैं ये बोलूं, आपकी पूरी बॉडी का सबसे कीमती पार्ट कौन सा है? बताओ, सबसे महंगा पार्ट कौन सा है आपकी पूरी बॉडी का? बताइए, आपकी पूरी बॉडी का सबसे महंगा पार्ट कौन सा है? सबसे कीमती पार्ट कौन सा है? ब्रेन होता है, ब्रेन होता है, आपका दिमाग होता है। अब क्यों होता है? सर देखो, आपकी अगर टांगे नहीं है, आप जिंदा रह सकते हो। आपके हाथ नहीं है, आप जिंदा रह सकते हो। आपका हार्ट नहीं है, तो ट्रांसप्लांट करके मशीन डाल देंगे तो भी आप जिंदा रह सकते हो। लंग्स नहीं है, मशीन डाले जिंदा रह सकते हो। कोई भी पार्ट स्किप हो जाता है, उसकी जगह मशीन काम कर जाएगी। लेकिन सोचो, अगर आपका ब्रेन ही नहीं है, तो क्या मशीन के सहारे आप जिंदा जीवित रह सकते हो? अगर आपका माइंड ही नहीं है, अगर ब्रेन ही नहीं है, तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ब्रेन जो होता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वैसे ही कंप्यूटर जो होता है ना, ये सेम ब्रेन का काम करता है। सेम टू सेम ब्रेन का काम करता है अपना प्रोसेसर। ये भी क्या करता है, आपकी हर चीज को ऑपरेट करता है। कीबोर्ड को क्या काम करना है, माउस को क्या काम करना है, विंडो को क्या काम, जो भी चीजें भी चल रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, हमें जो कुछ भी दिख रहा है, जो भी हम कर पा रहे हैं, सब चीजों को जो ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है, वो आपका प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन होता है, माइंड सेट होता है, जिसको आप कभी इग्नोर करते हो हमेशा। जब भी मोबाइल फोन खरीदते हो, रैम को देखते हो। जब भी कंप्यूटर देखते हो, स्टोरेज को देखते हो। मत देखो कभी भी, आप ब्रेन को भूल रहे हो। अब आपकी बॉडी है, मैं बोलूं आपके हाथ बुरे हैं, पैर बुरे हैं, शकल आप सुंदर हो, सुशील, आपके अंदर कुछ भी हो, आपके पास माइंड नहीं है, आप पागल हो, आपके पास माइंड नहीं है, तो क्या आपको कोई इज्जत देगा? तो इसलिए जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक इंसान है, देखो, हमने सुना होगा, जो एक काफी इंसान होते हैं भाई, भाई साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका वाले मान लो, या फिर अपने यहाँ के मान लो, भाई कोई इंसान काला है, कैसा भी हो, दिखने में कितना ही बुरा हो, अगर उसको आईएएस की जॉब मिल गई, अगर वो आईएएस लग गया, ऑफिसर लग गया, बड़ा अधिकारी लग गया, तो आपको इज्जत ज्यादा मिलेगी या उसको ज्यादा मिलेगी? तो क्या आपकी शकल, सूरत, आपके नीचे के जो बॉडी पार्ट है, वो मैटर करते हैं या फिर आपका ब्रेन मैटर करता है? तो कंप्यूटर में आप हमेशा रैम को क्यों देखते हो, स्टोरेज को क्यों देखते हो, लैपटॉप की बॉडी को क्यों देखते हो, क्लीन है या नहीं है, साफ सुथरा है या नहीं है? जब भी पुराना लैपटॉप खरीदना आता तो बॉडी को क्यों देखते हो, साफ सुथरा है या नहीं है? स्क्रीन क्यों देखते हो, क्लीन है या नहीं है? उसका ब्रेन देखो ना, उसका ब्रेन कैसा है, उसके ब्रेन की हालत कैसी है, कंडीशन कैसी है, और ब्रेन की पावर कैसी, कैपेबिलिटी क्या है? क्योंकि सारी चीजें तो कंट्रोल तो ब्रेन को करनी है ना। रैम थोड़ी होगी तो प्रोसेसर कर लेगा हैंडल। मल्टीटास्किंग कम कर लोगे थोड़ी सी, स्टोरेज कम होगी तो डाटा थोड़ा स्टोर कम कर लोगे, 10 फोटो डाल रहे हो, 5 फोटो डाल लोगे, लेकिन अगर ब्रेन ही नहीं होगा तो क्या करोगे? कंप्यूटर का ब्रेन होता है प्रोसेसर, उसको कभी इग्नोर मत करो। इग्नोरेबल नहीं है वो चीजें। इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ी डिटेल बताता हूँ आपको, अब ब्रेन काम कैसे करता है कंप्यूटर, अब ये तो चीज समझ में आ गई, प्रोसेसर की इंपोर्टेंस क्या है कंप्यूटर के अंदर, क्या इंपोर्टेंस रखता है कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर? प्रोसेसर ही सब कुछ है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, भगवान का नाम होता है इसके ऊपर, कुछ नहीं है प्रोसेसर के ऊपर। इसके बाद देखो, जब हम बात करते हैं प्रोसेसर के अंदर, तो इसके अंदर कौन कौन से इंपोर्टेंट पार्ट होते हैं जो इसको वर्किंग में लाते हैं? कंट्रोल यूनिट, एयू लॉजिकल अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, 3 पार्ट होते हैं काफी इंपोर्टेंट। आपको ढेर सारे सिखाए जाते हैं, उनको इग्नोर करो, मैं जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। मेन जो इंपोर्टेंट पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे इंपोर्टेंट होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या काम करती है? चीजों को कंट्रोल करती है। माउस से क्या कमांड आई है, क्या चीज प्रोसेस करनी है, अभी आपने बोला कि सॉन्ग प्ले करो, तो सॉन्ग को प्ले कैसे करना, किसको, यानी कि सबको, सारे हर इंसान के काम को मैनेज जो करता है ना, किसको क्या काम करना है, क्या प्रोसेस करना है, क्या चलाना है, क्या दिखाना है, जो कुछ भी कंट्रोलिंग का काम है, जो कंट्रोल करता है। जैसे आपका ओनर होता है कंपनी का, तो कंपनी का ओनर काम थोड़ी करता खुद, वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है कि भाई ये डीओ है, ये मैनेजर है, ये पीएन है, ये क्लर्क है, ये ऑपरेटर है, तो वो क्या कर रहा है, वो सबकी पोस्ट को डिसाइड कर रहा है और उनसे काम करवा रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है। ये क्या करता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट, ये प्रोसेसर का पार्ट है, ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें प्रोसेसर के पार्ट है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है प्रोसेसर की,
चीजों को कंट्रोल करती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करती है? आपके इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करती है। सर इनपुट आउटपुट को कैसे कंट्रोल करती है? मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने आपको बोला 2 into 2 कितना होता है? बताइए 2 into 2 कितना होता है? ये फोर आप कैसे बता पाए? अगर मैं 5 साल के बच्चे से ये पूछूं 2 into 2 कितना होता है, बता पाएगा? ये फोर किस लिए बता पाए आप? ये फोर आपकी प्रोसेसिंग, देखो अब मैं आपको बताता प्रोसेसर को क्लियर समझाता हूँ। देखो इससे बढ़िया एग्जांपल आपको कोई नहीं दे सकता। मैं आपको प्रोसेसर बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखिए मैंने आपको बोला 2 into 2, आपने क्या बोला? 4। वाओ ब्रिलियंट, ब्रिलियंट माइंड पावर। प्रोसेसर बहुत तेज है। इसी को तो प्रोसेसर करते हैं। कि मैंने देखो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है, मैंने उसका कंप्यूटर में डाला 2 into 2, तो कैलकुलेटर ने क्या बताया? 4। तो कैलकुलेटर कैलकुलेटर का कोई काम नहीं है, प्रोसेसर कर रहा सारा काम, प्रोसेसर का काम हो प्रोसेसिंग करना। तो मैंने उसको इनपुट दिया, इनपुट क्या दिया मैंने? 2 into 2। उसने आउटपुट क्या दिया? तुरंत, इंस्टेंटली 4। अब बताता हूँ आपको प्रोसेसिंग कैसे काम करती है। देखिए अब मैं आपको बोलूं 12 into 4, बताइए जल्दी, अनम्यूट करके फास्ट, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है क्योंकि आज लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है 48, ओके 48, ठीक है। अब बताओ 132 into 814, फास्ट बताओ, 2 सेकंड के अंदर बताओ जल्दी, जल्दी जल्दी 2 सेकंड के अंदर बताओ जल्दी फास्ट। प्रोसेसर कहाँ गया तुम्हारा? जल्दी जल्दी फास्ट बताओ ना। i3 डला हुआ क्या? i5 डला हुआ, i7 डला हुआ, i9 डला हुआ, क्या डला हुआ? जल्दी बताओ फास्ट, 2 सेकंड का टाइम होता है, इतना टाइम लगता है प्रोसेसिंग करने में। और अगर मैं बोलता हूँ आपको 2 2 4 2 4 2 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 8 6 9 7, बताओ जल्दी फास्ट, जल्दी प्रोसेसिंग करो फास्ट, कितना आएगा आंसर? प्रोसेसर बताओ कौन सा है? i5, i7, i9, जल्दी प्रोसेस करके बताओ, 2 सेकंड का टाइम आपके पास, करिए प्रोसेस जल्दी। थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें, मतलब क्या है पता है? देखिए देखो वही वही चीज है, देखो अब मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, कैपेसिटी अभी भी है, कैपेसिटी खत्म नहीं हुई है, हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग स्लो है। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे भी मिलेंगे, आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में, वहां पर आपने देखा होगा इंस्टेंटली बताते हैं बच्चे, क्यों? प्रोसेसिंग पावर, क्या है? प्रोसेसिंग पावर। तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या चीजें होती, देखो बता तो सकते हो आप अभी भी, लेकिन क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो इसी को बोलते हैं हमें i3, i5, i7, i9। इस चीज को प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा, डिपेंड किस पे करेगा? प्रोसेसर की कैपेबिलिटी पे, कितना फास्टली उसको प्रोसेस कर पा रहा है। कंप्यूटर लैग क्यों करता है? कंप्यूटर लैग इसलिए नहीं करता कि उसको आंसर नहीं मिल रहा, कंप्यूटर लैग इसलिए करता है वो प्रोसेसिंग में टाइम लगा रहा है। मैंने उसको इतनी बड़ी वैल्यू दे दी, वो क्या कर रहा? गोल गोल घूम रहा, क्यों? अरे यार म्यूट किया करो, दिमाग खराब हो जाता है फिर म्यूट नहीं करते हो तो, इतनी साउंड आती है ना। बात करता हूँ तो वहां पर क्या चीजें काम कर रही है? प्रोसेसिंग, कि हमें देखो हम निकाल तो सकते हैं बट टाइम लग रहा है, उसी को हम प्रोसेसर बोलते हैं। कि उस टास्क को परफॉर्म करने में टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, अगर टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है छोटा प्रोसेसर है, टाइम थोड़ा कंज्यूम हो रहा है बड़ा प्रोसेसर है, डिपेंड करेगा प्रोसेसर की कैपेबिलिटी पर कि उसको कितना जल्दी लोड कर पा रहा है वो। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता, उसको तो पता है, लेकिन उसको टाइम लगेगा ना उसको लोड करने में, उसको उसको लिखना पड़ेगा, बुक नोट्स उठाने पड़ेंगे, उसमें सोल्व आउट करना पड़ेगा, तब आपको आंसर प्रोवाइड करवाएगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है प्रोसेसर। प्रोसेसर की सिंपल लैंग्वेज में जो आंसर होता है वो यही होता है कि चीजों को कितना फास्ट प्रोसेस करना है, प्रोसेसिंग का काम प्रोसेसर ही करता है। अब आज के बाद अगर आप रैम को देख कर लेने आओगे, आपने रैम ले लो, सर मैंने रैम डाल दी 16 GB, डाल ले भाई, क्या उखाड़ लेगा? प्रोसेसर मैंने i3 डाल दिया, मैंने बोल दिया 2 into 2, अब रैम तो बोल रही है निकाल 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 निकाल, अरे कहाँ से निकालेगा? उसके पास माइंड तो नहीं है ना, वो तो 5 साल का बच्चा है,
अभी तो उसके इतनी प्रोसेसिंग पावर है ही नहीं उसके पास, तो उसको तो काउंट करने में टाइम लगेगा ना। तो रैम तो चाहे तो कितनी बड़ी डाल ले, उसमें प्रोसेसर ही नहीं होगा तो कैसे प्रोसेस कर पाएगा, और गोल गोल घूमेगा ही, गोल गोल घूमता रहेगा, वो लोड ही लेगा वो। आज समझ में आ गया आपको मैंने क्यों बोला था कि रैम इट डजेंट मैटर, मैटर करती है लेकिन इतना ज्यादा नहीं करती जितना प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर इज मोस्ट इंपोर्टेंट। रैम थोड़ी होगी चल जाएगा, प्रोसेसर कम होगा नहीं चलेगा। अब देखो, कंट्रोल यूनिट हमें समझ में आ गई। कंट्रोल यूनिट का जो काम होता है, कंट्रोल यूनिट का काम ये होता है अपना चीजों को कंट्रोल करना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है चीजों को प्रोसेस करना। जैसे 2 into 2 उसने बताया 4, 4 into 4 उसने बताया 8। उसको क्या कर रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्रोसेसिंग में लेकर आ रहा है। हम उसको इनपुट दे रहे हैं, वो हमें आउटपुट दे रहा है, ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम। तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है कि मैंने अपनी स्टोरेज में कोई डाटा सेव कर रखा है, मेरे को प्रोसेस नहीं करना, मैंने कोई डाटा सेव कर रखा, प्रोसेस तो करना है लेकिन अपने तरीके से प्रोसेस नहीं करना, मेरे को केवल दिखाना है। जो डाटा मेरे पास सेव है मेरे को चिपकाना बस आगे जाकर। कैसे, मैंने कोई सॉन्ग डाउनलोड करके मेरे कंप्यूटर में सेव कर लिया, मैंने कोई भी सॉन्ग डाउनलोड करके मेरे कंप्यूटर में सेव कर लिया, वो होगी मेरी मेमोरी यूनिट। कोई भी डाटा मेरे कंप्यूटर में सेव है, मैंने कोई भी फोटो सेव कर रखा, कोई गाना सेव कर रखा, कोई सीडी सेव कर रखी, कुछ भी सेव कर रखा मैंने मेरे कंप्यूटर में। मैंने उसको मंगवाया, मैंने बोला मेरे को सॉन्ग सुनना है, मेरे को मेरी वीडियो देखनी है, मेरे को मेरा फोटो देखना है, तो मैंने कंप्यूटर को कमांड दी। जैसे मैंने कंप्यूटर को कमांड दी, मेमोरी यूनिट एक्टिव हो गई। मेमोरी यूनिट जैसे एक्टिव होगी, वो यहाँ पर डाटा के अंदर चेकआउट करेगी, कहाँ पे सॉन्ग है, कहाँ पे सॉन्ग है, कहाँ पे सॉन्ग है, और इसको उठाकर आपको प्रोवाइड करवाएगी इधर। यहाँ पर आपको रैम उसको प्ले करके सुनाएगी। अरे रैम का काम तो उठा बना पका पकाया खाने का है, बस उसका काम। पका पकाया मिल गया, उसको लपेट लो खाली। खुद से नहीं करती कर, रैम तो खाली चीजों को मंगवाती है। जैसे आपने बोला कि मेरे को सॉन्ग सुनना, सॉन्ग सुनना, सॉन्ग सुनना, रैम क्या करेगी, यहाँ पर बैठ के वेट करेगी, क्या आ जाएगा तो मैं दिखा दूंगी, नहीं आएगा तो टाड़ हो जाएगी। रैम का काम इतना ही होता है, उसका काम होता है दिखाने का, कितना फास्ट वो दिखाएगी। डाटा को लेकर कौन आएगा यहाँ से, ये प्रोसेसर ही तो काम कर रहा है ना उसको यहाँ से यहाँ लाने का। और प्रोसेसर का कौन सा पार्ट काम कर रहा है, प्रोसेसर का मेमोरी यूनिट वाला पार्ट कर काम कर रहा है। प्रोसेसर के अलग अलग पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट अलग काम करती है, अर्थमेटिक लॉजिक अलग काम करती है, मेमोरी यूनिट अलग काम करती है। तो इसको कौन प्रोसेस कर रहा है, इसको मेमोरी यूनिट प्रोसेस कर रही है, जो प्रोसेसर का पार्ट है। यहाँ से सॉन्ग को उठाकर आप तक प्रोवाइड कराना, उसमें कितना टाइम कंज्यूम होएगा, कितना टाइम लगेगा उसमें, इस सॉन्ग को प्ले होने में कितना टाइम लगेगा। जैसे वो लोड लेता है ना, कभी कभार गोल गोल घूमता है और काफी कुछ सेकंड का डिले लेता है उसको लोड करने में। अगर प्रोसेसर छोटा है तो ज्यादा टाइम लगेगा, प्रोसेसर बड़ा है तो कम टाइम लेगा। तो डिपेंड किस पे करेगा, प्रोसेसर की कैपेबिलिटी पे, कि वो सॉन्ग आपका कितना जल्दी प्ले हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने का काम कौन कर रहा है, प्रोसेसर। ये डाटा कहाँ पर सेव है, हार्ड डिस्क में, ये डाटा कहाँ पर जाएगा, रैम में, और बीच में इसको प्रोसेसर का काम कौन कर रहा है, प्रोसेसर। प्रोसेसिंग का काम कौन कर रहा है, प्रोसेसर। इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर, उधर से इधर, इसको लाना ले जाना कौन कर रहा है, प्रोसेसर कर रहा है। इसको सेव कहाँ पर, ये तो हार्ड डिस्क में है, दिखा कौन रहा है, रैम दिखा रही है, बीच का काम तो प्रोसेसर का है सारा का सारा। और वहीं पर स्पीड मैटर करती है, स्पीड यहीं तो मैटर करेगी, जो डाटा सेव हो उसमें क्या स्पीड मैटर करेगी, वो तो सेव है तो सेव है, उसमें क्या स्पीड मैटर करेगी। कोई चीज आपको दिखानी है, एक बार लाकर आपको प्रोवाइड करवा दी तो उसके बाद उसको दिखाना ही तो है, उसमें क्या स्पीड मैटर करेगी, स्पीड मैटर करेगी उसको लाने ले जाने में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है। इसलिए प्रोसेसर इज मैटर, प्रोसेसर मैटर करता है। देखिए, क्लियर है इतना यहाँ तक। हाँ, बताऊंगा अभी। अभी तो रामायण देखी भी नहीं है, उससे पहले ही पूछ रहे हो आप। अभी सुन तो लो पहले, अभी तो बहुत है, मैंने बताया तो था कि अभी तो बहुत, अभी तो 2 दिन की क्लास लगेगी, मैं सोचा था 1 दिन में कंप्लीट हो जाए, नहीं हो पाएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं प्रोसेसर की, अब आगे की जनरेशन के ऊपर। देखिए, अब प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रोसेसर की पावर सीखते हैं क्या होती है। देखो, अब हम जब भी प्रोसेसर का, अब ये तो पता लग गया प्रोसेसर का काम क्या होता है। अब प्रोसेसर खरीदना कौन सा चाहिए वो और देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इंटेल कोर i3, अब आप बोलोगे सर इंटेल कोर क्यों लिखा होता है इसके आगे, हमें तो जहां देखो तहां इंटेल कोर चिपका देते हैं, इंटेल कोर, इंटेल कोर, इंटेल कोर, इंटेल करो, कि इंटेल कोर के अलावा कोई प्रोसेसर नहीं है क्या, है। इंटेल कोर के अलावा भी प्रोसेसर है, आरएमडी का भी प्रोसेसर है, राइजन का भी प्रोसेसर है, कई प्रोसेसर है मार्केट में, लेकिन सबसे ज्यादा जो बिकता है वही दिखता है, सबसे ज्यादा बिकता ही इंटेल कोर है, कि काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर बनाता है इंटेल कोर, तो मार्केट का 80% से ऊपर कैप्चर करके बैठा है। जैसे गूगल था, मैंने बताया था। तो जो दिखता है, जो बिकता है वही दिखेगा, हमें तो बिकता ही इंटेल कोर है तो वही दिखेगा ना ज्यादातर।
वैसे तो कई होते हैं, आपने देखा होगा राइजन का लैपटॉप खरीद लिया हमने, एचपी का राइजन का लैपटॉप आता है, ठीक है। इंटेल को, डेल तो ज्यादातर इंटेल कोर यूज करता है, एचपी लगभग राइजन भी यूज करता है। मेटल बॉडी के जो लैपटॉप आते हैं उनमें राइजन यूज करता है एचपी। तो राइजन का भी आता प्रोसेसर है, कितने ज्यादा अच्छे नहीं आते, इतने ज्यादा अच्छे नहीं आते, बेटर क्वालिटी के नहीं आते जितना इंटेल कोर बनाता है। इंटेल के प्रोसेसर काफी अच्छे, बेटर क्वालिटी के आते हैं, ठीक है। तो इंटेल कोर ज्यादा बिकता है। वैसे तो मार्केट में कई प्रोसेसर हैं, आरएमडी भी है, राइजन भी है, और भी काफी हैं। एप्पल के तो अपने प्रोसेसर हैं, उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते, उनके अपने प्रोसेसर होते हैं, वो इंटेल कोर का भी यूज नहीं करता। एप्पल के अपने प्रोसेसर होते हैं, तो काफी प्रोसेसर होते हैं मार्केट में, लेकिन सबसे ज्यादा इंटेल कोर बिकता है, तो इंटेल कोर पर ही हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, देखो अब आपको पता है हर चीज टाइम के साथ साथ अपग्रेड होती है। प्रोसेसर सबसे छोटा होता है i3, i3 के बाद आता है i5, इसके बाद आता है i7, इसके बाद अल्ट्रा 5 भी होता है, अल्ट्रा 7 भी होता है, फिर अल्ट्रा 9 भी होता है, और एक यहाँ पर i9 भी ऐड कर लो, और यहाँ पर एक अल्ट्रा i9 भी ऐड कर लो, ठीक है। इसमें अल्ट्रा i9, इसमें i9 आ जाएगा, इसमें अल्ट्रा में भी आ जाएगा, ठीक है। i3 का अल्ट्रा वर्जन नहीं आता, ठीक है। तो अब इन प्रोसेसर के ऊपर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो अब अगर मैं कुछ जनरेशन की बात करूं, अगर देखिए, अगर मैं आपको एक जनरेशन की बात करूं, देखो हमें जब हमारे पूर्वज, हमने आपने सुना भी होगा, जब वो आदि मानव हुआ करते थे, हमारे जो पूर्वज थे उनको जब आदि मानव बोला करते थे, उस टाइम वो जैसे बंदर की, बंदर जैसे दिखते थे। क्या आज भी हम वैसे दिखते हैं क्या? तो क्योंकि देखो, देखो थे तो वो भी, उनके देखो उनके बॉडी पार्ट अलग नहीं थे। सांस लेते थे तो वही उनके साथ, हार्ट भी उनके पास था, लंग्स भी उनके पास थे, हाथ पैर भी थे, कान नाक भी थे, खाते पीते भी थे, वही स्टोमक थे, वही स्टमक था, सारी चीजें वही थी उनके अंदर, हर चीज थी उनके पास। बट क्या चीज नहीं थी, टाइम के साथ साथ चीजें अपग्रेड होती हैं, उनके वर्जन आते हैं। तो वैसे इंसानों के भी वर्जन आए थे। टाइम के साथ साथ देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि हमारे कैसे हम जो है यहाँ से यहाँ तक का हमने सफर कवर किया है। तो हर टाइम पर हमारे अंदर कोई ना कोई चेंजमेंट आई है। देखो जैसे ये था, पहले ये सीधा खड़ा होने लग गया, फिर इस तरह का दिखने लग गया, फिर इस तरह का दिखने लग गया, फिर इस तरह का हो गया, फिर इस तरह का हो गया। तो टाइम के साथ साथ क्या हुआ, चीजों में चेंजमेंट आई, चीजों के अंदर चेंजमेंट आई। तो वैसे ही कोई भी चीज हो, हर चीज के अंदर समय के साथ चेंजमेंट होती है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं ना, या फिर कोई भी अदर चीज हो, कोई भी चीज हो, इस दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, हर चीज का लेटेस्ट वर्जन होता है। तो वैसे ही अगर जब हम प्रोसेसर की बात करते हैं, तो प्रोसेसर के अंदर भी टाइम के साथ साथ चेंजमेंट होती है। जब पुराने जमाने में जब चीजें स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम i3 प्रोसेसर आया था मार्केट में, तो उसके अंदर थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, कुछ अपग्रेडेशन कर दिए, कुछ चीजें अलग से इंक्लूड कर दी, वो i5 बन गया। उसके बाद उससे भी थोड़ा एडवांस वर्जन आया तो i7 बन गया। जब उससे भी ज्यादा फास्ट आया तो वो i9 बन गया। तो ये चीज तो क्लियर होगी सर, i3 है, i5, i7, i9। सर ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ आपसे। अब बात करते हैं इनकी जनरेशन की। सर जनरेशन क्या होती है? देखो अब मैं अगर जनरेशन की बात करूं इनकी, जैसे i3 7 जनरेशन, i5 7 जनरेशन, 6 जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन, 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जनरेशन क्या होती हैं? क्या होती हैं आखिर ये जनरेशन? देखो मैं बताता हूँ आपको। इन जनरेशन का मतलब पता क्या होता है? i5 सिक्स जनरेशन और i5 7 जनरेशन, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन बताता हूँ, देखो i3 से i5 पर शिफ्ट होते हैं तो स्पीड में बूस्ट आता है एकदम से, एकदम से बूस्ट आता है। आंखें चकित हो जाती है एकदम से, क्या हो गया है? अभी तक तो गोल गोल घूम रहा था, अभी एकदम से चीजें खुलने लगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जब हम 3G से डायरेक्ट 5G पर आ जाए, जब हमारा 3G इंटरनेट चलता था, याद होगा आपको, 2G इंटरनेट जब आता था, 2G 3G, उससे अगर मैं आपको डायरेक्ट 5G दे दूं, सोच के देखो, रियलाइज करो अपने माइंड में, अपने माइंड में रियलाइज करो। आपके परिवार में जब 2G मोबाइल होता था, आप 2G मोबाइल चला रहे हो, और उस इंसान को मैं एकदम से 5G मोबाइल पकड़ा दूं हाथ में, उसको कैसा लगेगा? 2G से एकदम 5G पकड़ा तो कैसा लगेगा उसको? सोच के देखो, रियलाइज करो। तो देखो, और अगर मैं उसको, अगर मैं आपकी बात करूं, तो क्या आपको, देखो अगर मैं आपकी बात करूं अगर, तो आपको अजीब लगता? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आपने क्या किया है,
आपने एकदम से इतनी चीज़ें अपग्रेड नहीं होती नहीं देखी, आपने धीरे-धीरे चेंजमेंट देखी है। क्या थोड़ा-सा फास्ट हुआ, कल थोड़ा-सा और फास्ट हुआ, कल थोड़ा-सा और फास्ट हुआ, कल थोड़ा-सा और फास्ट हुआ और एक समय आ गया तो बहुत बड़े लेवल पर फास्ट हो गया। तो अगर मैं छोटे से लेकर डायरेक्ट बड़े पे जा रहा हूँ, तो मेरे को बहुत बड़ी चेंजमेंट नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं थोड़े-थोड़े लेवल पर चेंजमेंट देख रहा हूँ, तो मेरे को ज़्यादा फ़र्क समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों? उसके साथ हैबिट हो जाती है मेरी आदत डल रही है उसके साथ। अगर मैं आज बात करूँ 5G, 5G कॉमन हो गया है। मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 5G कॉमन लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है जैसे 4G जैसा ही था, थोड़ा बहुत डिफरेंस है 4G और 5G में। और लेकिन अगर मैं 2G वाले को डायरेक्ट 5G दूँ, तो उसको बहुत बड़ा अंतर नज़र आएगा। तो जनरेशन का मतलब पता है क्या होता है? जनरेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं i3 से i5 पर डायरेक्ट शिफ्ट होता हूँ, तो बहुत बड़े लेवल पर चेंजमेंट है। लेकिन क्या कंपनी एकदम से टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी बनती है क्या? टेक्नोलॉजी एकदम से इतनी एडवांस होती है क्या? कभी नहीं होती। टेक्नोलॉजी में धीरे-धीरे छोटे-छोटे चेंजमेंट आते हैं, कि उन्होंने थोड़ी-सी चीज़ें देख ली, हाँ, यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, इसको ठीक करो। हाँ, कस्टमर का ये कंप्लेंट आई थी, इसको ठीक करो। कस्टमर की ये कंप्लेंट आई थी, इसको ठीक किया जाए। कस्टमर की यहाँ पर कंप्लेंट आई थी, इसको ठीक किया जाए। तो क्या कर रहे हैं? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चेंजमेंट को ठीक कर रहे हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको जनरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जनरेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। i3 सेकंड जनरेशन आई। i3 की सेकंड जनरेशन आई। कौन-सी जनरेशन आई? सेकंड जनरेशन आई। जैसे ही i3 की सेकंड जनरेशन आई, इसके बाद जब थर्ड जनरेशन आई, तो थर्ड जनरेशन में सेकंड जनरेशन में ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है। उन्होंने थोड़ा बहुत अपग्रेड कर दिया होगा, छोटा-मोटा पार्ट चेंज कर दिया होगा। इसके बाद फोर्थ जनरेशन आई, फिफ्थ आई, सिक्स्थ आई, सेवंथ, तो क्या कर रहे हैं? वो छोटी-छोटी, छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चेंजमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब उनको ये लगता है कि बहुत बड़े लेवल पर चेंज हो गया है, उन्होंने i3 बनाया था और i3 की 13 जनरेशन आ गई है। 13 जनरेशन आ गई है। तो i3 की सेकंड जनरेशन और i3 की 13 जनरेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है बीच में। बहुत बड़ी चेंजमेंट है बीच में, सेकंड जनरेशन में और 13 जनरेशन में। तो जब उनको ये लगा कि इसमें बहुत बड़ी जनरेशन आ गई, तो उनको उसको आगे बढ़ाने की बजाय उन्होंने एक अलग से नाम दे दिया उसको i5। क्या नाम दे दिया? i5। ये 13 देखो, अगर एक चीज़ क्लियर कर रहा है, वो चीज़ बाद में करूँगा, पहले ये देख लो। तो जब सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में गए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको i5 में कन्वर्ट कर दिया। फिर उन्होंने थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी चेंजमेंट करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने i5 की सेकंड जनरेशन लॉन्च की और 13 जनरेशन में गए, तो उनको ये लगा यार बहुत बड़े लेवल पर चेंजमेंट हो गई है, तो अब तो हो सकता है इसको अपग्रेड ही कर देते हैं। तो उन्होंने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? उन्होंने इसका नाम बदलकर i7 कर दिया। फिर से उन्होंने थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी चेंजमेंट करना स्टार्ट किया और फिर उन्होंने क्या कर दिया? i9 कर दिया। अब i9 में भी जनरेशन आ रही है। i9 में अब क्या आ रही है? जनरेशन आ रही है। जब i9 में भी बहुत बड़ी जनरेशन आ जाएगी, तो उनको लगेगा यार बहुत बड़ी चेंजमेंट होगा, फिर उसको क्या करेंगे? i11 कर देंगे। क्या कर देंगे? i11 का नाम दे देंगे। तो अब मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। i3 i5 मैटर नहीं करता कभी भी। अगर मैं बोलूँ i3 की 13 जनरेशन, i3 की 13 जनरेशन और i5 की सेकंड जनरेशन, जल्दी से अनम्यूट करके बताओ। i3 की 13 जनरेशन और i5 की सेकंड जनरेशन, क्या दोनों में कोई डिफरेंस मिलेगा आपको? क्या कोई दोनों में कोई भी डिफरेंस नजर आएगा आपको? नहीं होएगा, राइट आंसर। यस, अब मेरे को ये लगा आपको चीजें मेरी समझ में आ रही है, तो मैं समझा रहा हूँ। उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। i3 i5, अगर ये आपको कितना ही पता था आज तक 80% बच्चों को इतना ही पता है। i3 होता है, i5 होता है, i7 होता है, 9 जनरेशन पता भी है, तो उनको इतना नहीं पता कि जनरेशन होती क्या है। i3 की 13 जनरेशन के बाद ही तो i5 बना होगा ना, उसका नाम ही तो चेंज किया है। i3 की 13 जनरेशन और i5 की सेकंड जनरेशन में कोई चेंज नहीं होता, दोनों सिमिलर होती हैं। अगर आपके लैपटॉप में i3 की 13 जनरेशन है, तो आप i5 का ही काम कर रहे हो आप। i5 की 13 जनरेशन i7 के बराबर ही काम करेगी। i7 की 13 जनरेशन i9 के बराबर ही काम करेगी। तो सर, फिर मेरे को ये बताओ, आपने उस दिन ये क्यों बोला था कि i5 की 4th जनरेशन जो है, i7 की 4th जनरेशन जो है, i5 की 8th जनरेशन ज़्यादा फास्ट होएगी। वो तो कम होनी चाहिए ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ अब आपको। आपके टीचर से पूछना, नहीं पता लगेगा किसी भी टीचर को ये चीज़। उनसे पूछ के देखना कभी भी, अपने कहीं भी अगर किसी आप बच्चे ने अगर इंस्टीट्यूट में कोर्स किया हो, उनसे ये चीज़ पूछ के देखना कभी भी। i5 की 8th जनरेशन, i5 की 8th जनरेशन और मैंने बोल दिया i7 की 4th जनरेशन, कौन-सी फास्ट होगी? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ कौन-सी फास्ट होगी? i5 की 8th जनरेशन और i7 की 4th जनरेशन कौन-सी फास्ट होएगी? जल्दी बताओ। i5 8th और i7 4th। बताओ और बच्चे बताओ, जल्दी-जल्दी बोलो यार, इतने बच्चे जुड़े हुए हो, जल्दी-जल्दी बोला करो। i5 किसने बोला? i5 किसने बोला?
एक बच्चे ने i5 भी बोला, किसने बोला है? देखो, अब जैसे मैंने ये बोला ना, एक बच्चे ने i5 बोला है, किसने बोला? वो डर गया। उसने को ये लगा कि तू ही गलत है, बाकी सब सही है। दुनिया के पीछे मत चलना चलना सीखो यार। दुनिया जहाँ चल रही है वहां मत चलो, अपने माइंड से खेलना सीखो। नहीं, एक बच्चे ने i5 बोला, मैंने सुना भी था, लेकिन वो डर के मारे नहीं बोल रहा है। क्यों? उसको ये लग रहा है कि तीनों अकेले ने i5 बोला तो गलत होगा। वो सही है जिसने i5 बोला है। जिसने i5 बोला ना वो सही है। लेकिन वो डर, अब बोल पड़े ना। लेकिन अभी तक ये नहीं बोले, क्यों? इनको डर लग रहा था कहीं इनको मैं ये बोलूं कि भाई यही गलत है, इनकी बेइज्जती हो जाए। अपने ऊपर भरोसा रखो। दूसरों के सही है, वो दुनिया के पीछे मत भागो। दुनिया क्या कर रही है? दुनिया को जहां जा रही हो जाने दो। दुनिया के पीछे मत भागो। अपने ऊपर विश्वास रखो, आपको पता आप सही हो। दुनिया दाऊ भाड़ में। सर मैं सही हूँ। घबराना मत सीखो। यार हम जब पढ़ते थे, 50-50 बच्चों के बीच में खड़े होकर बोल देते थे, और बच्चे मजाक भी उड़ाते थे, इतनी छोटी चीज पूछ रहा है। क्यों भाई? तेरे के टाड़ा मार जाए, तेरे की दिक्कत से बुझ जाए भाई, रुपये दे रखे हैं। बुद्धन खाता दे रखे हैं। घबराया मत करो, डरो मत कभी भी। गलत होगा तो क्या पाड़ेगा? थोड़ी मार देगा तुम्हें जान से हो। धरती पे को उठा देगा कोई? तो जमीन बेच के थोड़ी आ रहे हो। घबराते क्यों हो? खुल के बोलो ना जो चीज बोलनी है। i5 की 8 जनरेशन, वैसे तो अगर देखा जाए तो i7 फोर्थ फास्ट होनी चाहिए, लेकिन i5 8 फास्ट होती है। इसके पीछे कई रीजन होते हैं। कल की क्लास में अगर आपको ध्यान दिया हो तो मैंने एक चीज बोली थी। जितनी भी 6 जनरेशन होती हैं, 6 जनरेशन जो होती हैं, इसके ऊपर के जो लेवल होते हैं और इसके नीचे के जो लेवल होते हैं, इसके नीचे के लेवल में के जो होते हैं उसमें DDR3 रैम सपोर्ट होती है। कौन सी रैम सपोर्ट होती है? DDR3 रैम सपोर्ट होती है। इसके नीचे के जितने भी लेवल होते हैं उसमें DDR4 रैम सपोर्ट होती है। कौन सी रैम सपोर्ट होती है सर? DDR4 रैम सपोर्ट होती है। अगर आप 6 जनरेशन के ऊपर का कोई भी लैपटॉप परचेज करते हो उसमें आपको DDR4 रैम मिलेगी, जो काफी ज्यादा फास्ट होती है। अगर आप 6 जनरेशन नीचे का कोई भी लैपटॉप खरीदते हो, कोई भी जनरेशन हो, i3 i5 i7 i9 कोई भी हो, 6 जनरेशन से अगर नीचे का खरीदते हो तो उसमें DDR3 रैम सपोर्ट करेगी। थोड़ा सा एक छोटा सा रीजन था, ये रीजन नहीं है वैसे। वैसे ये रीजन नहीं है, इसको याद मत करना है, छोटा सा रीजन है, मैंने बता दिया वैसे कि अगर 6 से ऊपर लोगे तो अच्छी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो i7 फास्ट होना चाहिए। फिर भी अगर हम देखा जाए तो i7 फास्ट होना चाहिए, i5 8 की बजाय। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन, एक अलग चीज होती है जो आपको कभी भी नहीं पता। 99% बच्चों को नहीं पता ही वो चीज। आप कहीं भी जाकर पूछ लो, अपने टीचर से पूछ लेना जाकर। अगर 10 में से 5 टीचर भी बता देंगे ना, तो मेरे को आकर ये क्लास में जरूर बोलना, सर उस वर्ड टीचर ने मेरे को ये इस चीज का आंसर दे दिया था। नहीं पता लगेगा, किसी भी टीचर को नहीं पता होगा इस चीज का। ये प्रोसेसर दिखने में कुछ है, कंपनियां आपको चिपकाती हैं। कंपनियां तो नहीं चिपकाती, कंपनी ने तो सही बनाया है, दुकानदार चेपता आपको। मैंने उस दिन भी बताया था, जब भी बात प्रोसेसर की आती है ना, फर्जीवाड़े स्टार्ट हो जाते हैं। दिखता कुछ है, होता कुछ है। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। यही रूल है इस मार्केट का, इस बाजारी का। ये चोर बाजारी है यहाँ पे। यहाँ पर बोला जाता है सर आपको i7 4 जनरेशन दे रहे हैं। मैंने एक सरोज है यहाँ पर, अगर आप जुड़ी हुई हो तो उसको i7 की 4 जनरेशन का लैपटॉप दिया हुआ है। तो वो लैपटॉप इतने कम कॉस्ट में कैसे पॉसिबल है? कैसे मिल गया वो लैपटॉप? जबकि i7 के लैपटॉप तो 35-40 हजार रुपए से स्टार्ट होते हैं। तो तेरे को वो लैपटॉप 12-13 हजार रुपए में, 15 हजार में, 16 हजार रुपए में कैसे अवेलेबल हो गया? हाउ इट इज पॉसिबल? जबकि लैपटॉप भी 35-40 हजार रुपए से स्टार्ट होते हैं i7 के। उसका आंसर यहाँ मिल जाता है हमें। इसको कहते हैं चोल बाजारी, काला बाजारी इसको बोला जाता है। हाँ, आपका तो प्रोसेस बढ़िया, क्योंकि हमने दिया वो, हमने उसको डिजाइन करके दिया आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। अब ये नहीं है कि आपको अच्छा नहीं मिला, प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत बेस्ट दिया आपको। क्योंकि 15, मैंने बताया ना, 15-16 हजार में आपका लैपटॉप अवेलेबल हुआ है, तो i7 उसमें मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर काला बाजारी क्या, अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो 35-40 हजार रुपए में देंगे। तो मैं वो बता रहा हूँ, क्यों क्यों देते हो 35-40 हजार रुपए? बच्चे खरीदते क्यों है? उसका रीजन क्या उसके पीछे? बच्चों को क्या चीज नहीं पता है, उनके पीछे की चीज बताता हूँ आपको। देखो, ये जो चीजें होती है ना, i3 i5 i7, एक दिखावा है। डजंट मैटर, मैटर ही नहीं करती। 7 जनरेशन, 8 जनरेशन, 9 जनरेशन, डजंट मैटर, मैटर ही नहीं करती, दिखावा है। आप बोलते हो सर इस जनरेशन का प्रोसेसर है, इस कोर का प्रोसेसर, ये वो सब काला बाजारी है। रियल में प्रोसेसर का जो चीजें मैटर करती है ना, प्रोसेसर काम कैसे करता है, उसके अंदर की वर्किंग है, उसको पता करना, तो इसका ऊपर का ढक्कन उतारना पड़ेगा। ये वाला ढक्कन इसका ऊपर का उतारना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा ये प्रोसेसर है क्या। आपने कभी भी ट्रेन में सफर किया है? अगर आपने ट्रेन में सफर किया